अगर तुम ये क्वेश्चन कर लेते हो ना यार, सच में तुम्हारे लिए ना दिल से रिस्पेक्ट है। अगर तुमने पूरी ईमानदारी के साथ मेरे बताए हुए ये 10 क्वेश्चन कर लिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस पूरे चैप्टर में ना एक भी क्वेश्चन आपका इन 10 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर के वो क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके पेपर में लिटरली आने वाले हैं। और अगर तुमने मेरे बताए हुए 10 के 10 क्वेश्चन पूरी ईमानदारी के साथ कर लिए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हें ना उन 10 क्वेश्चन के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में ना डिक्टो छपने वाले। बस तुम्हें वो 10 क्वेश्चन करने और तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। नैया तो छोड़ो, तुम्हारा टाइटैनिक पार लग जाएगा। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ना एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, मेरा नाम गौरव सुथार है एंड इस चैनल पे ना मैंने एक सीरीज चालू कर रखी है जिसके अंदर मैं ना आपको चैप्टर वाइज गारंटेड क्वेश्चन बताता हूं। तो बाकी चैप्टर के ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप बाकी वीडियोस जाके देख सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एसिड बेस एंड सोल्ट वाले चैप्टर के बताऊंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। स्टेट द केमिकल नेम ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट ए केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ना प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी का क्या बताना है, केमिकल नेम बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। देखो, पीओपी का केमिकल नेम क्या होता है, सबसे पहले आपको ना उसका केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पीओपी का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है, हाफ H2O। यानी कि यहां पे आपका जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, वो आपका आधा मॉलिक्यूल है, यहां पे हाफ आया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, यहां पे ना 2H2O लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहां पे आपका क्या आएगा, हाफ आएगा। क्लियर एवरीवन। देखो ये क्या है, ये आपका पीओपी का केमिकल फॉर्मूला है, केमिकल नेम नहीं है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, केमिकल नेम आपका होगा कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि देखो यहां पे स्टार्टिंग में कैल्शियम है फिर सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट। अब देखो पानी का आपका आधा मॉलिक्यूल है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, यहां पे मैं लिखूंगा हेमी हाइड्रेट। क्या लिखा जाएगा, हेमी हाइड्रेट। हेमी हाइड्रेट क्यों लिखा है, देखो हेमी का मतलब होता है हाफ, जैसे आपका हेमिस्फीयर होता है ना, जहां पे भी हाफ आएगा वहां पे क्या आएगा, हेमी आएगा, ठीक है। और ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो यहां पे मैंने हाइड्रेट लिख दिया। क्लियर एवरीवन। तो आपके पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। क्लियर, इतना समझ में आया, ठीक है। आगे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। आगे आपको ना केमिकल इक्वेशन लिखनी है जिसके अंदर आपको एक ऐसा रिएक्शन दिखाना है जिसके अंदर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, यानी कि आपको पीओपी प्लस वाटर की केमिकल रिएक्शन दिखानी है। तो बहुत ही सिंपल सी है। तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिक्स करना है, पानी मिक्स करना है, वाटर मिक्स करना है। तो यहां पे मैंने H2O डाल दिया, ठीक है। अब रिएक्शन के बाद क्या चीज आपकी बनेगी, आपका देखो यहां पे ना पानी जो है वो आपका इसके साथ आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो पानी का आपका आधा मॉलिक्यूल है और यहां पे पूरा मॉलिक्यूल है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, क्योंकि पानी का मॉलिक्यूल आपका यहां पे ऐड हो जाएगा। अब यहां पे इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पे आपका 1/1/2 आएगा, 1:1/2 आएगा। क्लियर एवरीवन। तो यहां पे आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये आपका क्या है, ये आपकी पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम जिप्सम, जिसके अंदर आपके पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जिप्सम बोलते हैं। क्लियर एवरीवन। ये आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां पे आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, द पीएच ऑफ ए सैंपल ऑफ वेजिटेबल सूप वाज फाउंड टू बी 6.5। तो यहां पे आपका एक वेजिटेबल सूप है जिसका आपका पीएच कितना है, पीएच है आपका 6.5, ठीक है। अब देखो आपको पता होगा जिसका भी पीएच आपका 7 होता है, 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है। और जितना भी पीएच आपका इंक्रीज होता है ना, यानी कि 7 से लेके 14 के बीच में जितना भी आपका पीएच होगा वो चीज क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। जितना आपका पीएच इंक्रीज होता जाएगा वो चीज उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होती जाएगी, है ना। जैसे आपका 14 जिसका भी पीएच होगा ना, जिसका भी पीएच आपका 14 होता है वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक है। और अगर आपका पीएच लेफ्ट की साइड आता है ना, तो वो चीज क्या हो जाती है, वो चीज एसिडिक हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जांपल मान लो किसी चीज का पीएच आपका फॉर एग्जांपल 1 है, तो वो चीज आपकी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगी। अगर किसी चीज का पीएच 14 है तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। अगर आपका पीएच कम होता जाएगा ना, मतलब 7 से कम होता जाएगा, तो वो चीज उतनी ज्यादा एसिडिक होती जाएगी। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारा वेजिटेबल सूप है
इसका पीएच कितना है, इसका पीएच 6.5 है। अब आपको यह बताना है कि इस सूप का टेस्ट क्या होगा। देखो आपका जो पीएच है वो 7 से कम है, तो ऑब्वियसली बात है वो चीज क्या होगी, एसिड होगी, है ना। लेकिन जो पीएच है ना वो 6.5 है, यानी कि 7 से थोड़ा सा कम है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, ये आपका वीक एसिड होगा। देखो यहाँ पे आपका पीएच कितना है, 6.5 है, 6.5 आपका 7 से हल्का सा कम है, तो ये चीज एसिडिक होगी। ऑब्वियसली बात है 7 से कम है तो एसिडिक तो होगी, लेकिन कितना कम है, बिल्कुल 0.5 कम है, तो आपका जो एसिड होगा ना वो आपका वीक एसिड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वीक एसिड, ठीक है। और आपको पता है वीक एसिड का टेस्ट क्या होता है, वो होता है आपका खट्टा, और खट्टे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोर, ठीक है। तो यहां पे आपका जो वेजिटेबल सूप है उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, सोर टेस्ट। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी एकदम से मैं वीडियो बीच में रोक रहा हूं। आप सोच रहे होगे कि भैया चलते वीडियो में आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए। तो एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि भैया ये जो आप गारंटेड क्वेश्चन हमें हमारे लिए लेके आते हो, ये आप कौन सी बुक से लेके आते हो। तो यार वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरे पास ना लिटरली किताबों का भंडार है। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना मेरे पास कितनी बुक है, तुम लिटरली सुन के शॉक हो जाओगे। मैं ना सिंगल बेड पे सोता हूं, सिंगल लोग ऑब्वियसली बात है सिंगल बेड पे सोएंगे, सैड लाइफ। तो मैं सिंगल बेड पे सोता हूं, और वो जो पूरा बेड है ना वो आप मतलब इमेजिन नहीं कर सकते, पूरा बेड लिटरली किताबों से भरा हुआ है। तो लिटरली ऐसी एक भी बुक नहीं यार जो मेरे पास ना हो। लेकिन जब मैं आपके गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं ना, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता कि मैं कोई एक बुक लेके बैठता हूं, मेरे सामने ना 3-4 बुक खुली रहती है, और उन सभी बुक को मैं पढ़ता हूं, और उसके बाद मैं आपकी गारंटेड क्वेश्चन रेडी करता हूं। लेकिन एक बुक ऐसी है जिसमें से ना मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठाता हूं, वो है ओसवाल का ये वाला क्वेश्चन बैंक। इस बुक की ना मेरे को 2 चीजें सबसे अच्छी लगती है। एक तो इस बुक में जो क्वेश्चंस की वैरायटी है ना वो बाकी बुक से बेटर है, और दूसरा ये कि जो आपका फाइनल पेपर होगा ना, पता है उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस बुक से आएंगे, इस बुक से आएंगे। तो जल्दी से जाओ यार, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जल्दी से जाके इस बुक को परचेज करो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी देखो यार आपकी मर्जी, आप जहां से परचेज करने चाहो वहां से परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप कहीं और से परचेज करोगे तो ये बुक आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी। लेकिन अगर मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको 70 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अभी तो मैंने अपने चैनल पे सिर्फ गारंटेड क्वेश्चन वाली सीरीज शुरू कर रखी है, लेकिन इस बुक से ना मैं फ्यूचर में और भी सीरीज लेके आने वाला हूं। जैसे आपका पेपर लीक वाली सीरीज हो गई, आपकी चीट शीट वाली सीरीज हो गई। तो अगर आपके पास ये बुक होगी ना तो आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इसी बुक से कराऊंगा, और ये सेम बुक आपके पास होगी। तो उससे क्या होगा कि आपका और मेरा जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूं, अगर आप इस बुक को परचेज करते हो ना तो इस बुक को कंप्लीट कराने की जो गारंटी है ना वो मेरी है। तुम्हें ना इस बुक को कंप्लीट करने की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस बुक को ना पूरी मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो जल्दी से जाओ इस बुक को परचेज कर लो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ इज इट टूथ डिके रिलेटेड टू पीएच, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारे दांत खराब हो जाते हैं ना, जैसे हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है या हमारे दांत जो पीले हो जाते हैं, वो आपके पीएच की वजह से क्यों होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। और आपसे ये भी पूछा है कि हम अपने दांतों को खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखो यार मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खाना खाते हो, ठीक है, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, अपना मुंह धोते हैं, कुल्ला वगैरह करते हैं। लेकिन जब आप मुंह धोते हो ना, मुंह धोने के बाद भी क्या होता है कि जो हमारे खाने के जो छोटे छोटे पार्टिकल है ना वो आपके मुंह के अंदर बच जाते हैं। और वो जो खाने के छोटे छोटे पार्टिकल है ना उसमें से क्या रिलीज होता है, उसमें से आपका एसिड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, एसिड रिलीज होता है। और ये जो एसिड होता है ना ये आपका वीक एसिड होता है, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ऑब्वियसली बात हमारा मुंह जल जाएगा। अब ये जो वीक एसिड है ना ये क्या करेगा, ये हमारे मुंह के अंदर जो पीएच की वैल्यू है ना उसको कम कर देता है। कितना कर देता है, 5.5 कर देता है। क्लियर एवरीवन, आपको ये चीज समझ में आई। देखो जब भी आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद आप मुंह धो लोगे, ठीक है, लेकिन मुंह धोने के बाद भी क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर है ना छोटे छोटे फूड पार्टिकल रह जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो फूड पार्टिकल क्या करते हैं, आपके वीक एसिड को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके मुंह का जो ओवरऑल पीएच होता है ना वो आपका कम हो जाता है। कितना कम होता है, 5.5 हो जाता है। और अगर हमारे मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो दांत है वो खराब होने लग जाते हैं। क्लियर एवरीवन। अब हम इस वीक एसिड से बच कैसे सकते हैं ये मैं आपको बताता हूं। देखो जब भी आप खाना खाओ, फॉर एग्जांपल आप डिनर करते हो, ठीक है, डिनर करने के बाद आपने क्या कर दिया, आपने अपना माउथ वॉश कर लिया, ठीक है, मुंह धो लिया आपने, ठीक है, लेकिन सिर्फ मुंह धोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मुंह धोने से क्या होगा कि जो मेजर पार्ट होता है ना फूड पार्टिकल वाला वो आपका रिमूव हो जाता है, लेकिन जो आपके छोटे पार्टिकल वो आपके रह जाते हैं। अब वो जो छोटे पार्टिकल वो आपका वीक एसिड पक्का रिलीज करेंगे, लेकिन उस वीक एसिड से आपको कैसे बचना है, आप क्या करोगे, आप करोगे ब्रश,
ठीक है, आप टूथब्रश करोगे, टूथब्रश करने से क्या होता है, देखो जो हम कोलगेट होती है ना, कोलगेट या कोई भी आप मतलब पेप्सोडेंट वगैरह या फिर क्लोजअप वगैरह कुछ और भी यूज करते हो, तो मेरे को पहले तो यार कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। मैं तो सेंसोडाइन यूज करता हूं, तुम कमेंट करके बताना कि तुम कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो। लेकिन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जब भी हम टूथब्रश करते हैं ना, उससे क्या होता है, वो जो भी कोलगेट वगैरह या जो भी आप यूज करते हो, वो जो बेसिकली कोलगेट होती है ना, वो क्या होती है, वो आपका वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस। अब देखो फूड पार्टिकल की वजह से क्या हुआ, हमारे मुंह के अंदर वीक एसिड आ गया। अब ये कोलगेट जो हमने मुंह के अंदर लगाई है ना, बेसिकली हमने क्या किया, अपने मुंह के अंदर वीक बेस डाला है। अब मुंह के अंदर पहले से वीक एसिड प्रेजेंट था, लेकिन एक्स्ट्रा हमने क्या डाल दिया, बाहर से वीक बेस डाल दिया। एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह के अंदर ये जो वीक एसिड प्रेजेंट था, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने जब ब्रश किया ना, तो ब्रश जब भी हम करते हैं, वो जो कोलगेट होती है ना, आप उस कोलगेट के इंग्रेडिएंट वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोलगेट जो होती है ना, वो आपका वीक बेस होती है। ठीक है, तो जब हम वीक बेस अपने मुंह के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो दांत है ना, वो खराब होने से बच जाते हैं। समझ में आया आपको? तो अगर आपको अपने दांत बचाने हैं तो आपको क्या करना है, डेली आपको ब्रश करना है। पहले तो यार मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम डेली कितना टाइम ब्रश करते हो। यार मैं तो मतलब थोड़ा सा बिजी रहता हूं, तो मैं दिन में एक ही बार ब्रश करता हूं। वैसे करना 2 बार चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम कमेंट करके बताना कि तुम डेली कितनी बार ब्रश करते हो। एक तो आपको सुबह करना चाहिए और एक आपको रात को सोने से पहले करना चाहिए। यार मैं सिर्फ दिन में एक ही बार कर पाता हूं, सुबह उठते ही मैं करता हूं, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। क्लियर एवरीवन, आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते क्या बोला गया है, क्लासिफाई द फॉलोइंग सोल्ट्स इनटू एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ओके, तो यहां पे आपके पास है ना कुछ सोल्ट वगैरह दे रखे हैं। अब आपको इन सोल्ट को चेक करके बताना है कि ये जो सोल्ट है ना, ये आपके एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल सोल्ट है। देखो यार, जो आपके सोल्ट होते हैं ना, वो भी आपके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। अगर आपका कोई भी सोल्ट वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बना है, तो वो जो सोल्ट होगा ना, वो आपका क्या होगा, वो आपका एसिडिक होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ना जो हमने एसिड लिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग है, और जो हमने बेस लिया है वो आपका वीक है। और अगर मैं यहां पे वीक बेस की जगह स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, तो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, तो जो मेरा सोल्ट बनेगा ना, वो मेरा क्या बनेगा, न्यूट्रल बनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं, बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहां पे देखो दोनों वीक ले लूं, ठीक है, मतलब वीक बेस ले लिया, वीक एसिड ले लिया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी आपका जो सोल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि दोनों सेम है। चाहे दोनों स्ट्रॉन्ग लो, चाहे दोनों वीक लो, आपका जो सोल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। और अब मैं क्या करूंगा, मैं ना इस बार बेस को स्ट्रॉन्ग ले लूंगा और एसिड को वीक ले लूंगा, तो क्या बनेगा, जो हमारा सोल्ट बनेगा वो आपका देखो बेसिक बनेगा। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने जो आपका बेस लिया है वो स्ट्रॉन्ग लिया है। क्लियर है एवरीवन? तो आपको इस बेसिस पे आपको ना ये सारे सोल्ट पहचानने हैं कि भाई ये जो सोल्ट आपको दे रखे हैं वो किस टाइप के, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्ट लेंगे हम पोटेशियम सल्फेट। तो पहले आपको पोटेशियम सल्फेट का जो केमिकल फॉर्मूला है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो पोटेशियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है आपका K2SO4। ठीक है, अब देखो ये जो आपका पोटेशियम सल्फेट है, ये आपका किस किस से मिलकर बना है, ये आपका बना है किस किस से, एक तो देखो आपका होगा KOH, ठीक है, और दूसरा होगा आपका H2SO4, है ना। अब देखो जो आपका KOH है, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपके दोनों स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक हो, तो क्या होता है, वो आपका न्यूट्रल होता है। तो ये आपका पोटेशियम सल्फेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल सोल्ट। क्लियर एवरीवन, आपको ये चीज समझ में आई? तो पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, अगले सोल्ट पे चलते हैं। अगला सोल्ट है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl, और ये किससे मिलके बना है, ये बना है आपका NH4OH प्लस HCl। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है क्या होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये आपका वीक बेस होता है। तो आपका जो सोल्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एसिडिक। क्यों? क्योंकि हमारा जो एसिड है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग है और जो बेस है वो आपका वीक है। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो अमोनियम क्लोराइड है ये क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिक नेचर हो जाएगा। सॉरी यहां पे मैंने ना बेसिक लिख दिया, यहां पे एसिडिक आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एसिडिक सोल्ट है। क्लियर एवरीवन? और पोटेशियम सल्फेट क्या है, ये आपका न्यूट्रल सोल्ट है। ठीक है, अगले सोल्ट पे चलते हैं। अगला सोल्ट है हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। ठीक है, ये आपका किस किस से मिलके बना है, ये आपका मिलके बना है NaOH से, और आपका एसिड हो जाएगा H2CO3। क्लियर एवरीवन? अब देखो जो आपका H2CO3 है ये आपका कार्बोनिक एसिड है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका वीक
एसिड होता है। क्या होता है? वीक एसिड होता है। और NaOH सबको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये आपका सोल्ट क्या हो जाएगा? ये भी आपका बेसिक हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमारा बेस है वो आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इतना समझ में आया। अगला सोल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। सभी बच्चों को पता है इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है। और ये किस किस से मिलकर बना है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। क्लियर एवरीवन? अब देखो ये भी आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब क्या है? ये आपका सोल्ट हो जाएगा न्यूट्रल। क्लियर है एवरीवन? तो आपको कोई भी सोल्ट है ना इस तरीके से पहचानना है। अगर आपके दोनों स्ट्रॉन्ग है, मतलब बेस भी स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अगर दोनों आपके वीक है तो उस केस में भी आपका सोल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर एवरीवन? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दिनेश इज ए फार्मर, ही गॉट pH of his soil tested and followed advice of agriculture scientist of Kisan Center. Okay, in growing crops he got better quality of crops this year. Okay, answer the following question. Okay, तो इस क्वेश्चन में ना आपके पास ये 3 पार्ट है, आपको इन तीनों पार्ट के आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में देखो क्या बोला गया है, why should we get our soil tested? Okay, तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है कि जो हमारी खेतों वाली मिट्टी होती है ना, उस मिट्टी को हमें टेस्ट क्यों कराना चाहिए। तो देखो यार, जो हमारी मिट्टी होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट होते हैं, है ना। और जो खेतों वाली मिट्टी होती है ना उसके अंदर आपके न्यूट्रिएंट ज्यादा होने चाहिए। क्यों? क्योंकि खेतों वाली मिट्टी में क्या लगती है? सब्जियां लगती हैं, फल फ्रूट वगैरह सब लगते हैं ना। तो इसीलिए हमारी जो खेतों वाली मिट्टी उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होने चाहिए। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कब होते हैं? जब हमारी सोइल क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ठीक है, अगर हमारी सोइल के अंदर एसिड ज्यादा होंगे या बेस ज्यादा होंगे ना, उससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ है और जो प्लांट्स के अंदर मतलब न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी है ना वो आपकी कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या कराना चाहिए? हमें अपने खेतों की जो मिट्टी है ना उसको टेस्ट कराना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि भाई मेरे खेत की जो मिट्टी है ना वो एसिडिक है या बेसिक है। अगर आपके खेत की मिट्टी मान लो एसिडिक है तो आप उसके अंदर क्या करोगे? बेस डालोगे, उससे क्या होगा? आपके खेत की मिट्टी न्यूट्रल हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो एसिडिक है या बेसिक है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई इसके अंदर मेरे को क्या डालना है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इसीलिए अपनी सोइल को क्या कराना पड़ता है? टेस्ट कराना पड़ता है, ताकि आपको पता चले कि भाई मेरे को अपनी मिट्टी के अंदर किस टाइप के फर्टिलाइजर डालने हैं और मेरे को फर्टिलाइजर कितने डालने हैं। अगर आपकी सोइल बहुत ज्यादा एसिडिक है तो ऑब्वियस सी बात है आपको फर्टिलाइजर फिर ज्यादा डालने पड़ेंगे। अगर आपकी मिट्टी कम एसिडिक है, मतलब हल्की सी एसिडिक है, तो आपको फर्टिलाइजर कम डालने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई सोइल कितनी एसिडिक है तो आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि फर्टिलाइजर कितने डालने हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको इसीलिए अपनी सोइल को ना टेस्ट कराना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि जो सोइल है वो आपकी एसिडिक है या बेसिक है, और अगर एसिडिक या बेसिक है तो आपकी कितनी एसिडिक बेसिक है। क्लियर है एवरीवन? तो इसका आंसर में आप क्या लिखोगे? सो वी कैन चेक वेदर आवर सोइल इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। क्लियर एवरीवन? एंड ऑल्सो वी गेट एन आइडिया हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। यार मेरी राइटिंग पे फोकस मत करना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर शुड वी एड इन आवर सोइल। क्लियर है एवरीवन? समझ में आ गया ना? देखो यार, राइटिंग पे फोकस मत करना, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ गया ना, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर एवरीवन? तो हमें अपनी सॉइल को टेस्ट इसलिए कराना चाहिए ताकि हमें पता चले कि जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक है या बेसिक है, पहली चीज। और अगर हमारी मिट्टी एसिडिक या बेसिक है तो वो कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है, ताकि हमें आइडिया लगे कि भाई इसके अंदर अगर मेरे को फर्टिलाइजर डालने हैं तो मेरे को कितने फर्टिलाइजर डालने हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है। इफ सोइल हैज pH लेस देन 7, तो किसी भी चीज का pH अगर 7 से कम है तो वो चीज क्या हो जाएगी? वो आपकी एसिडिक हो जाएगी। तो बेसिकली आपसे इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो हमारी मिट्टी है वो एसिडिक हो गई है। ठीक है, हाउ कैन वी मेक इट न्यूट्रल? अगर कोई चीज एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल कैसे बनाते हैं? उसके अंदर हम क्या डालेंगे? उसके अंदर बेस मिक्स कर दो। ठीक है, तो मिट्टी के अंदर कौन कौन से बेस हम मिक्स कर सकते हैं? जैसे आप ऐड कर सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो आपके बेस हैं जो आप अपनी मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हो। और हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना, मिट्टी के अंदर कभी भी ना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डालते। ठीक है, पता चले कि जो फार्मर है वो फसल उगाने गया और उसका बेचारे का पैर जल गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करते। मिट्टी के अंदर जब भी आप बेस डालोगे ना तो वो हमेशा क्या होता है? वीक बेस होता है। क्लियर एवरीवन? तो आप है ना मिट्टी के अंदर क्या डालोगे? कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हो या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। ठीक है,
क्लियर एवरीवन? तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो कॉमन नेम है वो आपका लाइमस्टोन है। ठीक है, समझ में आया? तो अगर मिट्टी का पीएच 7 से कम हो जाए तो आपको क्या करना है, उस मिट्टी के अंदर क्या डालना है, बेस डालना है। क्लियर? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, व्हाट वैल्यूज आर पोजेस्ड बाय द दिनेश। तो जो हमारा फार्मर है ना, इसके अंदर आपके क्या क्या वैल्यूज आपको दिख रही हैं, क्या क्या वैल्यू आपको नजर आ रही हैं। और ये क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर आपसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है ना, बहुत बार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि इस साल आपके पेपर के अंदर है ना नए नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। और इस साल आपके पेपर के अंदर है ना आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, और ये उसका एक एग्जाम्पल है। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जिसके ऊपर है ना आपको पहले मतलब एक सिचुएशन दी मिलेगी और उस सिचुएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? अब आपको इसके अंदर बताना है कि जो हमारा फार्मर, जो दिनेश फार्मर है, इसके अंदर आपको क्या क्या वैल्यू नजर आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये नजर आ रहा है कि भाई जो हमारा फार्मर है वो बहुत पढ़ा लिखा है ना, तभी तो उसने अपनी मिट्टी को टेस्ट भी कराया और उसने ना साइंटिस्ट की जो एडवाइस है उसको फॉलो भी किया। यानी कि हमारा जो फार्मर है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो, एजुकेटेड फार्मर। ठीक है, एजुकेटेड लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, सिंसियर लिख सकते हो। सिंसियर की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती। ठीक है, सिंसियर लिख सकते हो, या फिर वेल अवेयर्ड लिख सकते हो कि भाई ये जो फार्मर है ये ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने का फार्मर है, वेल अवेयर्ड। ठीक है, ये जो फार्मर है ये बिल्कुल स्मार्ट फार्मर है, इसको आज के जमाने के हिसाब से चीजें पता है। या तो आप इसमें वेल अवेयर्ड लिख सकते हो या फिर वेल इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, वेल इन्फॉर्म्ड। क्लियर है एवरीवन? या फिर आप लिख सकते हो इसमें गुड फार्मर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको वैल्यूज बोला गया है, तो आपको कम से कम 2 वैल्यू तो लिखनी पड़ेगी। एक आप गुड फार्मर लिख देना, एक आप एजुकेटेड फार्मर लिख देना। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेसिकली वैल्यू वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताना पड़ता है कि भाई इस सिचुएशन के हिसाब से आपको बताना है कि ये जो हमारा फार्मर है ना, इस सिचुएशन के अंदर ये कैसा आपको मतलब फील हो रहा है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि भाई ये जो फार्मर है ये एजुकेटेड है ना, पढ़ा लिखा है, इसको सब कुछ पता है। क्लियर एवरीवन? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार, जितने भी आपके नए टाइप के वाले क्वेश्चन है ना, चाहे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको इस चैनल पे कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर एवरीवन? आपको क्वेश्चन समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट, ओके, an insoluble white substance is formed, okay, write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड, पहले तो पोटेशियम क्लोराइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि KCl। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स करते हो किसके अंदर, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। ठीक है, और ये भी आपने क्या लेना है, ये भी आपको एक्वस लेना है। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो यहां पे होगी आपकी सिंपल सी क्या होगी, यहां पे होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर जो आपका K है ये आपका NO3 के साथ अटैच हो जाएगा और क्या बनाएगा, KNO3। ठीक है, और क्या बनाएगा, जो Ag है ये आपका Cl के साथ अटैच हो जाएगा, तो AgCl। ठीक है, अब ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है ना, ये आपका क्या होगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। क्या होगा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्लियर? और ये जो KNO3 है ये आपका एक्वस में होगा। क्लियर? ये है आपका पोटेशियम नाइट्रेट और ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है एवरीवन? और ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये आपका किस कलर का होता है, ये आपका व्हाइट कलर का क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये आपका नीचे बैठ जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? अब ये बताओ कि ये जो रिएक्शन है आपके कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये आपके 2 टाइप की रिएक्शन है। एक तो है ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे ना 2 चीजें अपनी जो पोजीशन है उसको इंटरचेंज कर रही हैं। जो K है ये आपका Ag की जगह आ गया और जो NO3 है ये आपका Cl की जगह आ गया। क्लियर एवरीवन? तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। और साथ में ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बन रहा है, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट भी तो बन रहा है। तो दिस रिएक्शन इज योर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? आपको एक क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में ना एक चीज जरूर याद रखना कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड वाला जो आपका प्रेसिपिटेट होता है ना, ये आपका कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। देखो इस क्वेश्चन में तो आपको बोल दिया गया कि भाई ये व्हाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में ना कई बार पेपर में क्या होता है, ये आपसे ना पूछ लिया जाता है कि भाई इसमें पहले तो ये बताओ कि प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा और जो प्रेसिपिटेट आपका बनेगा ना वो आपका कौन से कलर का होगा। तो आपको ना ये तो पता होना चाहिए कि भाई प्रेसिपिटेट कौन सा बनेगा, लेकिन आपको हर प्रेसिपिटेट का जो कलर है ना वो भी आपको याद होना चाहिए।
देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे प्रेसिपिटेट के कलर याद कर लो, लेकिन जो आपके मोस्ट फेमस 4-5 प्रेसिपिटेट है ना, उनके कलर आपको याद होने चाहिए। क्लियर एवरीवन, समझ में आया क्वेश्चन? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्रिस्टल्स ऑफ ए ब्लू सब्सटेंस चेंज देयर कलर on heating in a closed test tube, okay, but regained it after some time when they were allowed to cool down, ठीक है। Name the substance and write its chemical formula and explain the phenomenon involved। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्लू सब्सटेंस। तो ब्लू सब्सटेंस जहां पे भी आ जाए आपको पता होना चाहिए ब्लू सब्सटेंस क्या होता है, आपका कॉपर सल्फेट। लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट को नॉर्मल तरीके से लोगे ना तो ये आपका व्हाइट कलर में होता है। लेकिन अगर आप कॉपर सल्फेट में पानी मिक्स कर दोगे, ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट को पाउडर फॉर्म में लोगे ना तो वो आपका व्हाइट कलर का होगा। लेकिन अगर आप उस कॉपर सल्फेट में क्या डाल दोगे, पानी डाल दोगे ना, तो वो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा वो आपका ब्लू कलर का होगा, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लू सब्सटेंस है ये क्या है, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप क्या करो, सिंपल वाटर के मॉलिक्यूल डाल दो। तो यहां पे मैं क्या डालूंगा, 5H2O, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज कॉल्ड योर ब्लू विट्रोइल, ब्लू विट्रोइल। और ये चीज मैं आपको इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। अगर तुम्हें ये चैप्टर नहीं आता ना तो टेंशन मत लेना, सिंपल क्या करना, मेरा जो वन शॉट लेक्चर है ना वो आप देख लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब यहां पे जो हमारा ब्लू सब्सटेंस है ना ये क्या है, दिस इज योर ब्लू विट्रोइल, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। इसको बोलते क्या है, कॉमन भाषा में इसको ब्लू विट्रोइल बोलते हैं। लेकिन अगर इसको केमिकली मैं बताऊं ना तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल कितने हैं, 5 है। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटाहाइड्रेट बोलेंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्लियर है एवरीवन। अब देखो आगे क्या बोला गया है कि अगर मैं इस ब्लू सब्सटेंस को हीट करता हूं तो इसका क्या होगा, कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं हीट करता हूं, तो केमिस्ट्री में जब भी मैं ट्रायंगल बनाऊंगा ना, इसका मतलब क्या होता है कि मैं उसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं ब्लू विट्रोइल को गर्म करता हूं तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, किसी भी चीज को अगर आप गर्म करोगे तो उसके जो पानी के मॉलिक्यूल है वो आपके सेपरेट हो जाएंगे। तो यहां पे जो आपका कॉपर सल्फेट है ये आपका अलग से निकल जाएगा और आपके जो 5 मॉलिक्यूल है ना पानी के, ये आपके सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन। ये आपका क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट है, वो आपका वाटर है, ठीक है। अगर आप इस ब्लू विट्रोइल को गर्म करते हो तो पानी आपका अलग हो जाएगा और ये जो कॉपर सल्फेट है वो आपका अलग हो जाएगा। ये जो पानी है ना ये आपका भाप बन के उड़ जाएगा। क्लियर एवरीवन। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ये आपका क्या है, ये आपका एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपके पानी के मॉलिक्यूल नहीं होते ना उसको एनहाइड्रस बोलते हैं। देखो यहां पे ये हाइड्रस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, हाइड्रस फॉर्म में है। जब आपका पानी अटैच होता है ना उसको बोलते हैं हाइड्रस। लेकिन जब आप उस चीज का पानी अलग कर देते हो तो वो जो चीज बचती है ना उसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस। तो अगर आप कॉपर सल्फेट को एनहाइड्रस फॉर्म में लोगे ना तो ये आपका किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। लेकिन अगर आप इस व्हाइट कलर के अंदर पानी मिक्स कर दोगे तो वो ब्लू बन जाता है, पानी अलग कर दोगे तो व्हाइट बन जाएगा। समझ में आई बात। तो ये चीज आपके इस क्वेश्चन में बोली गई है। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, regained it after some time when they were allowed to cool down। यानी कि अगर आप इसको ठंडा रहने दोगे ना तो क्या होगा, इसका जो कलर है वो वापस ब्लू बन जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉपर सल्फेट है ना ये आपका एटमॉस्फेयर में से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से मिल जाएंगे तो क्या होगा, ये आपका वापस ब्लू विट्रोइल में चेंज हो जाएगा। तो इसकी केमिकल इक्वेशन कैसे बनेगी मैं बताता हूं। तो इसकी जो केमिकल इक्वेशन है देखो क्या बनेगी, यहां पे हमारे पास क्या है, CuSO4 है। लेकिन अब ये क्या करेगा, ये आपके एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा एयर में से। तो ये आपका वापस क्या चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में, जो कि आपका क्या होता है, ब्लू विट्रोइल होता है, ठीक है। और आपको पता है ब्लू विट्रोइल आपका ब्लू कलर का होता है। क्लियर एवरीवन। तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो केमिकल नेम और केमिकल इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी है। अब आपको इस क्वेश्चन में ना जो फिनोमिना है ना वो भी आपको बताना है, किस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, वो आप है ना मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए कंपाउंड व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। ओके, तो आपके इस क्वेश्चन में ना 3 पार्ट दे रखे हैं और आपको इन तीनों पार्ट के आंसर बताने हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं। तो तुम्हें क्या करना है, इन पहले 2 पार्ट का जो आंसर है ना वो आपको मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। आपको कंपाउंड का नाम भी बताना है और साथ में जो केमिकल इक्वेशन है ना ये भी आपको मेरे को कमेंट्स में लिख के बतानी है। क्लियर एवरीवन। तो ये 2 पार्ट पहले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं।
तीसरे पार्ट में देखो आपसे क्या पूछा गया है, मेंशन वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दिस कंपाउंड, यानी कि जो कंपाउंड होगा ना, मैं आपको बता ही देता हूं, वो जो कंपाउंड होगा ना वो आपका पीओपी होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी के ना एक यूज बताना है, कितना पूछा, एक ही पूछा ना, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक यूज बताने हैं, तो मैं आपको दो बता देता हूं। आपको पता है पीओपी किसके अंदर यूज होती है, एक तो आपके स्टैचू बनाने में यूज होती है ना, जितने भी मूर्ति वगैरह होती है ना, जैसे हम घर में मंदिर वगैरह में भगवान जी की मूर्ति रखते हैं, वो मूर्ति किससे बनती है, वो आपके पीओपी से बनती है, ठीक है। एक तो स्टैचू वगैरह बनाने में हेल्प करता है पीओपी, और दूसरा यूज किसमें होता है, भगवान ना करे अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए, तो जब भी आपका प्लास्टर चढ़ता है ना, तो वो प्लास्टर में क्या यूज होता है, पीओपी यूज होता है। तो अगर आपको कभी भी फ्रैक्चर हो जाए तो उसके अंदर भी क्या यूज होता है, पीओपी यूज होता है। क्लियर एवरीवन, तो मैंने दो यूज बता दिए, क्वेश्चन में आपसे एक ही यूज पूछा था। और यार मेरे को ना पहले तो कमेंट करके बताओ कि क्या कभी आपको लाइफ में कभी फ्रैक्चर हुआ है। यार मेरा तो ना लाइफ में एक बार फ्रैक्चर हुआ है। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, दिवाली की ना सफाई कर रहा था, और मैं जिस चेयर पे चढ़ा हुआ था ना, वो चेयर एक तरफ से टूट गई। हालांकि मेरे में इतना वेट नहीं है, लेकिन वो चेयर टूट गई, एंड भाई साहब मैं एकदम ना इस एल्बो के उस पे गिरा, और फिर एल्बो मेरी फ्रैक्चर हो गई थी। हालांकि बहुत हेयर लाइन फ्रैक्चर था, बहुत ही मामूली फ्रैक्चर था, एक दो हफ्ते में मेरा ठीक हो गया था। तो कमेंट करके बताना कि यार तुम्हारा फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर विद अ डैजलिंग फ्लेम, ओके, एंड फॉर्म्स ए व्हाइट ऐश, इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पे देखो क्या बोला गया है कि मैंने ना मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में क्या किया, गर्म किया, मतलब आग लगाई। तो मैग्नीशियम ले लिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने एयर की प्रेजेंस में, और आपको पता है कहीं पे भी आग लगती है तो वो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लगती है। जब भी कोई चीज जलती है ना, वो क्या करती है, एयर में से ना ऑक्सीजन को ले लेती है, ठीक है। तो अगर आप मैग्नीशियम को जलाओगे तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ में उसको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये आपका बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको बैलेंस कर देता हूं, सिंपल यहां पे 2 लगा दो और इसके आगे 2 लगा दो। क्लियर एवरीवन। और यहां पे देखो आपको ट्रायंगल का साइन लगाना जरूरी है, क्योंकि यहां पे हम क्या करें, इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपकी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपसे ये बोला गया है कि भाई ये जो मैग्नीशियम है ये आपका ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर रिड्यूस हुआ है। तो देखो यहां पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आपकी ऐड हुई है। पहले यहां पे देखो सिंपल मैग्नीशियम था, लेकिन बाद में देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो आपको पता जब भी ऑक्सीजन ऐड होती है तो क्या होता है, वहां पे आपका ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर एवरीवन। और रीजन में क्या लिखोगे कि भाई यहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, आपका ऑक्सीजन ऐड हो गया, इस वजह से क्या हुआ, ये आपका मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है। क्लियर एवरीवन, आपको ये चीज समझ में आई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये है हमारा आज का होमवर्क वाला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, वो आपको मेरे को कमेंट करके जरूर बताना है। और हाँ, साथ में मेरे को कमेंट करके ये भी बताना है कि आपका स्कोर कितना है, यानी कि आपके कितने नंबर आए हैं। देखो यार, इस वीडियो में मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन कराए हैं, मैंने आपको कराए हैं 10 क्वेश्चन, और हर एक करेक्ट आंसर का ना आपको 1 नंबर मिलेगा। तो आपको ना मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना है। मान लो तुम्हारे 5 क्वेश्चन ठीक है, तो आपका स्कोर कितना हो गया, आपका स्कोर हो गया 5 आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर आपके 7 क्वेश्चन सही हैं तो आपका स्कोर हो गया 7 आउट ऑफ 10, ठीक है। तो जितना भी आपका स्कोर आता है ना, वो आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। और देखो यार, मैं आपको ना अपना छोटा भाई बहन समझता हूं, तो मैं आपको ना रियलिटी बताऊंगा और आपके मुंह पे बताऊंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। अगर तुम्हारा स्कोर 5 या 6 आया ना, तो यार तुम्हें सच में इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका स्कोर 5-6 है ना, तो यार इस चैप्टर की और मेहनत करना और प्रैक्टिस करना। लेकिन अगर आपका स्कोर 8 या 9 आया ना, तो यार आप इस चैप्टर में एवरेज हो, ठीक है। अगर आपका स्कोर 5-6 आया तो यार आप बिलो एवरेज हो, आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन अगर आपका इस चैप्टर में स्कोर 10 आउट ऑफ 10 आया ना, तो यार आपको ना इस चैप्टर में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। लेकिन अगर तुम अभी भी इस चैप्टर में लगे हुए हो ना, तो यार एक तरीके से ना आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी आपको क्या करना चाहिए, आपको ना अपने वो चैप्टर करने चाहिए जो आपके वीक है। अगर तुम्हारा स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है, तो मैं आपको बोलूंगा यार इस चैप्टर की और प्रैक्टिस करना बंद कर दो। अभी तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी तुम्हें उन चैप्टर की प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तुम्हारे वीक है। अगर तुम्हें हिंदी में कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो उनकी तैयारी करो। इस चैप्टर में आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आपने कर ली है। क्लियर एवरीवन। तो हर बच्चे को अपना जो स्कोर है वो मेरे को कमेंट करके बताना है, और साथ में जो हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है ना, इसका भी जो आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। और हाँ, साथ में मेरे को कमेंट करके ये भी बताना कि यार आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। देखो यार, ये गारंटेड क्वेश्चन तो ऑब्वियस सी बात है मैं सारे चैप्टर के अपलोड करूंगा,
लेकिन सबसे पहले मैं उस चैप्टर के अपलोड करूंगा जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी। तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो में कौन से चैप्टर के गारंटेड क्वेश्चन चाहिए, जिसकी ज्यादा डिमांड आएगी वो मैं अपलोड कर दूंगा। और साथ में यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, इस टाइप की वीडियो बनाने में लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं ना, सारे चैप्टर के जो गारंटेड क्वेश्चन है वो मैं अपलोड करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जब मैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।